बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ अता है और आप कंटिन्यू हैं मेरे उस यूट्यूब चैनल के साथ, डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ अता, बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ अता। अच्छा बेटा, हम कुछ टॉपिक्स स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली कहे थे। आज का जो टॉपिक बच्चों ने कहा है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को हम डिस्कस करते हैं। ये आपका इंटर का चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस का कंपोनेंट है। ठीक है बेटा, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, सिस्टम स्टैंड्स फॉर अ बॉडी स्ट्रक्चर, अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स। जैसे हम यहाँ पर अगर फॉर्म करें तो किडनी, इस तरह से किडनी से बेटा ऐसे कंटिन्यू होती है एक ट्यूब जिसको हम कहते हैं यूरेटर। So this is kidney, यूरेटर ओपन होगा एक बड़े से बैग में। इस बैग को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर कहते हैं बेटा किसी भी स्पेशियस स्ट्रक्चर को विच कैन स्टोर सम केमिकल्स। सो इट इज़ अ ब्लैडर दैट स्टोर्स यूरिन, सो टर्म्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर फिर कंटिन्यू होता है एक और ओपनिंग में बेटा, जिसको नाम देते हैं यूरेथ्रा का। सो दिस इज यूरेथ्रा फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। दो किडनीज हैं बेटा, नेचर ने दो किडनीज रखे हैं, वन फॉर द राइट एंड वन फॉर द लेफ्ट। राइट किडनी थोड़ा सा लोअर साइड पर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, नंबर 1। नंबर 2 ये बेटा, किडनी का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 10 सेंटीमीटर होता है। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट वन किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है बेटा, तकरीबन कितने नेफ्रॉन्स होंगे? 1 मिलियन नेफ्रॉन फॉर ईच किडनी। अगर किडनी का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा उसका? इस किडनी को हम यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से। सो दिस इज अ मसल, अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय अ मसल, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि विसरास जितने भी होते हैं वो सब स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। किडनी के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, वन इज आउटर, उस आउटर कंपोनेंट को नाम देते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर कंपोनेंट होता है उसको नाम देते हैं मेड्यूला। सो कॉर्टेक्स इज एन आउटर कवरिंग एंड इनर is the inner region which is termed as medulla. Cortex जो होता है बेटा, याद रखिएगा, ये डार्क कलर्ड होता है। Why it is dark colored? Because of the presence of maximum blood vessels. Medulla ये इसके कंपैरिजन में लाइट कलर्ड होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर नेचर ने इसके ऊपर एक लेयर लगाई है। इस लेयर को नाम देते हैं कैप्सूल का, दैट इज टर्म्ड एज पेरिटोनियम, अ फाइब्रस कैप्सूल दैट कवर्स द किडनी। अब देखें, पेरिटोनियम इट मीन्स कि किडनी के स्मूथ मसल, किडनी के स्ट्रक्चर और पेरिटोनियम के दरमियान में एक स्पेस बनेगा, दैट इज टर्म्ड एज पेरिटोनियल कैविटी विच इज फिल्ड बाय अ फ्लूइड दैट इज पेरिटोनियल फ्लूइड।
तो पेरिटोनियल फ्लूइड, जहाँ नेचर ने फ्लूइड रख दिया, इसका मतलब है कि अब इस फ्लूइड का काम क्या है बेटा, इट एक्ट एज बेस्ट शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगा, तो यहाँ पर ताकि किसी किस्म का डैमेज ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नेचर ने मेड्यूला में ऐसे पैरामिडल लाइक स्ट्रक्चर रखे हैं, जैसे पिज़्ज़ा के पीसेस होते हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरह से इसमें पिरामिड्स मौजूद होते हैं। सो दीज आर टर्म्ड एज पिरामिड्स। क्या नाम देंगे इनको? पिरामिड। इसका जो अपर पोर्शन है, लार्जर पोर्शन, उसे कहते हैं मेजर कैलिक्स, और जो इसका पॉइंटेड लोअर पोर्शन है जो यूरेटर की तरफ जाएगा उसे कहेंगे माइनर कैलिक्स। यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाला है बेटा वो ये जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, इस ओपनिंग को प्लीज़ सुनिएगा और समझिएगा। इस ओपनिंग का नाम है हाइलस। जो ओपनिंग है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बेटा, जो ओपनिंग है उस ओपनिंग का नाम है हाइलस, लेकिन जो इसकी सरफेस है उसका नाम है पेल्विस। जो ये सरफेस है, इस सरफेस का नाम है पेल्विस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जो ओपनिंग बनी हुई, जैसे दरवाज़ा है फॉर एग्जांपल, एक डोर बना हुआ है, उस डोर की जो पूरी ओपनिंग है दैट इज़ हाइलस। लेकिन जिस जगह जैसे मैं खड़ा हूँ उस डोर के अंदर, उस ओपनिंग के अंदर, तो मैं उसकी सरफेस पे खड़ा हूँ। दैट सरफेस विच प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द डिफरेंट ब्लड वेजल्स, फॉर द एंट्री ऑफ डिफरेंट आर्टरीज एंड एग्जिट ऑफ डिफरेंट वेन्स, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, उसको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा है, एक सरफेस को हम नाम देंगे पेल्विस का। तो हाइलस इज एन ओपनिंग दैट कंटेन अ सरफेस विच इज टर्म्ड एज पेल्विस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? नेफ्रॉन जब भी आप देखेंगे ना बेटा, ये मैं रेड से बना रहा हूँ, वो इस तरह से बने होते हैं। नेफ्रॉन याद रखिएगा बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो दो तरह के नेफ्रॉन हमें नज़र आते हैं। पहला जो नेफ्रॉन है उसको हम नाम देते हैं बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दैट इज ओनली कन्फाइंड टू द कॉर्टेक्स। आप देखें, मैं यहाँ पर इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। दिस इज बी, दिस इज ए। तो जो बी है, इस बी को हम नाम दे रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन बिकॉज इट इज ओनली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। इसका लूप ऑफ हैनले, इसकी जो एक ट्यूब है वो मेड्यूला में नहीं जाएगी। जबकि जो सेकंड इसमें टाइप है दैट इज टर्म्ड एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ये बेटा कॉर्टेक्स प्लस मेड्यूला में होगा, ये दोनों तरफ मौजूद होगा। इसका लूप ऑफ हैनले बहुत इनलार्ज होता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करवाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक वो आपके सामने ये बना हुआ है, इसमें आप देखें बड़ा सा लूप ऑफ हैनले जो पैरामिड तक जा रहा है। जबकि जो कॉर्टिकल है इट इज़ ओनली कन्फाइंड टू कॉर्टेक्स। सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक कन्फाइंड है? कॉर्टेक्स तक है, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब हम चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है नेफ्रॉन। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन which is termed as structure of nephron। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। बेटा ड्राइंग मेरी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा बन जाए जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखें, यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं नेफ्रॉन का,
ये जो मैंने एक सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर बनाया है, इस सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर को हम नंबर देते हैं 1। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं नंबर 1। इसे क्या कहा जाता है बेटा? दैट इज टर्म्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम देंगे इसे? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल कंटेन अ फाइन, अ डेलिकेट ब्लड वेजल्स, कैपिलरी नेटवर्क। इस कैपिलरी नेटवर्क को नाम देते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। क्या नाम देंगे नंबर 2 पर? ग्लोमेरुलस। इस बोमियन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है मैल्पीजियन बॉडी। ठीक है बेटा, क्या नाम देंगे इसे? मैल्पीजियन बॉडी। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो ये एक जिगजैग मैनर ट्यूब में कंटिन्यू होता है। इस जिगजैग मैनर ट्यूब को नाम देते हैं कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। सो दिस इज 3। सो नंबर 3 इज convoluted tubule। मैंने स्पेस यहाँ पे छोड़ा है समझाने के लिए, आपको आगे समझाता हूँ। पहले तो इसको याद रखें, व्हाट इज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? अ zigzag tubular structure, then it continues in a long loop of tube which is termed as loop of Henle। so this is number 4, which is termed as loop of Henle। एक इसका डिसेंडिंग पार्ट होगा, देन असेंडिंग पार्ट, और उसके बाद अगेन ये एक जिगजैग मैनर ट्यूब में कंटिन्यू होता है। और उस जिगजैग मैनर ट्यूब को अभी मैंने आपसे कहा था बेटा क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देते हैं कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो नंबर 5 हमारे पास मौजूद होगा कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब सवाल ये पैदा होता है, ये भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नंबर 5 पर, नंबर 3 पर जो है वो भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो फ़र्क क्या होगा बेटा? यहाँ पर इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन के लिए प्रॉक्सिमल और लेट के लिए डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल है क्या? इसको आप ऐसे समझें, मैं स्टैंडर्ड बनाता हूँ शोल्डर जॉइंट को, मैं स्टैंडर्ड बनाता हूँ शोल्डर जॉइंट को। अब मैं कंपेयर करूँगा एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट को, तो मैं ये कहूँगा एल्बो जॉइंट इज़ प्रॉक्सिमल टू शोल्डर जॉइंट वाइल रिस्ट जॉइंट इज़ डिस्टल टू शोल्डर जॉइंट। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब, नियरेस्ट, डिस्टल कहते हैं दूर को। ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस मैल्पीजियन बॉडी, इस बोमियन कैप्सूल के करीब है, तो इसको हम नाम क्या दे रहे हैं बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये इससे दूर है, अवे है, इसको हम नाम देंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे एक इस तरह से कंटिन्यू कर देंगे एक लाइन को। यहाँ पर छोटे छोटे बीच के अंदर गैप्स आते हैं, इन गैप्स के साथ कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट नेफ्रॉन जो आपस में एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर जो नंबर 6 मैं लिख रहा हूँ इसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल।
और जो ये लास्ट में नंबर 7 है, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब रीनल आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ये आपके पास हो जाएगा नंबर 8। तो 8 नंबर पे आपके पास मौजूद है एफरेंट आर्टीरियोल। उसके बाद वो ग्लोमेरुलस में सारे ब्लड को, फ्लूइड्स को ड्रेन करेगा और दूसरी तरफ से इस तरह से नंबर 9 पर चला जाएगा इफरेंट आर्टीरियोल। तो याद रखिएगा बेटा, जो ब्लड वेसल आके ड्रेन करता है ग्लोमेरुलस में उसको कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, और जो लेके जाएगा उसे नाम देते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने कोशिश की है फिगर को ज़रा स्पेसिफाई करने के लिए। तो जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसका ल्यूमन ब्रॉड होता है, वो ड्रेन ज़्यादा करता है, और जो इफरेंट आर्टीरियोल है उसका ल्यूमन शॉर्ट होता है। इसी वजह से इफरेंट आर्टीरियोल का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। भाई एक जगह से बहुत सारा ड्रेन हो रहा है और जो उसमें से ड्रेनेज है वो छोटा सा पाइप है, तो यकीनन उसका प्रेशर बहुत जनरेट होगा, बल्कि वो ड्रिबलिंग करना शुरू कर देगा, वो बाहर गिरना शुरू कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहीं से देखिएगा आप, मैं इसको अब सिंगल करके बनाऊंगा। ये इफरेंट आर्टीरियोल ये जाएगी कहाँ पर, इस तरह से पूरे नेफ्रॉन को कवर कर रही है। अब ये रेड कलर पूरा मैंने उस पर बना दिया। अब इसको नंबर्स देते हैं। देखें, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों, इसको नंबर देते हैं नंबर 10। और यहां पर ये जो बना है लूप ऑफ फैनले के साथ, इसको नंबर देते हैं 11। ठीक है। अच्छा हाँ, इसके साथ ये जो कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इसको भी आप इसी नंबर 10 पे रख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए नंबर 10 आपके पास क्या है। नंबर 10 पर जो ब्लड वैसल विच इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल, ये जो एक नेटवर्क होता है इसको कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या नाम देंगे बेटा? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। और जो नंबर 11 मैंने लिखा है, इट इज टर्म्ड एज वाजा रेक्टा। क्या नाम देंगे बेटा इसे? वाजा रेक्टा। तो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, एन efferent arteriole that lies over proximal convoluted tubule, जिसको हम क्या नाम देते हैं कॉमनली? दैट इज PCT। distal convoluted tubule, that is DCT. collecting tubule, that is CT. collecting duct CD। तो ये जो मैंने रेड से स्पेसिफाई किया है, इन सब को कलेक्टिवली नाम देते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। और जो लूप ऑफ फैनले पे लाई करती है बेटा, दैट इज टर्म्ड एज वाजा रेक्टा। इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब देखें सॉरी, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट नेफ्रॉन का। इससे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट्स है, मैं आपको वो थोड़ा सा स्पेसिफाई करता हूँ। देखिए, टोटल जो फ्लूइड्स आते हैं पर किडनी पर 24 आवर, इट मीन्स पर डे, वो कितना आता है? वो आता है बेटा अप्रॉक्सीमेटली 1100 से लेके 2000 लीटर्स तक। कितना?
1100 से लेके 2000 लीटर्स तक। इनमें से फिल्ट्रेशन कितने की होती है? 180 लीटर्स पर डे बाय पर किडनी। एक किडनी एक दिन में 180 लीटर को फिल्टर करता है, बाकी कहाँ गया? ड्रिबलिंग, फिल्टर ही नहीं होता। ठीक है, आगे इसमें से रीएब्जॉर्ब कितना हो जाता है बेटा? जो रीएब्जॉर्प्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 178.5 लीटर से लेकर 179 लीटर्स तक रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वापस चला जाता है। का कितना? पर डे बाय ईच किडनी। एक्सक्रीट आउट कितना होता है? इसकी एक्सक्रीशन कितनी है? एक्सक्रीशन होती है बेटा 1 से लेकर 1.5 लीटर्स पर डे अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है, क्या 180 बाकी फ्लूइड्स फिल्टर नहीं होते? नहीं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन एक हेल्दी एडल्ट में 5 to 6.5 लीटर्स तक ब्लड होता है, फ्लूइड्स होते हैं। वो फ्लूइड्स बार बार किडनी के पास जाते हैं फिल्ट्रेशन। अब आप सोचें 2000 लीटर पर डे किडनी के पास जा रहा है, इट मीन्स कि कितनी दफ़ा फ्लूइड जाएगा किडनी के पास? टोटल मैंने आपसे कहा 5 6 7 लीटर्स मैक्सिमम हेल्दी एडल्ट में। तो कितनी दफ़ा वो वापस जाएगा? बार बार फिल्टर होता रहता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत करम नवाजी है कि ऐसे फ़िल्टर्स हमारे पास लगाए किडनी की फॉर्म में, जो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं। हाँ, हमारी डाइट की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम डाइट ऐसी इस्तेमाल करते हैं, स्टोन बन जाते हैं। हम छा लिया और अला बला शला जो खाते हैं, अल्लाह ना करे, नुकसानदेह होता है, तो वो स्टोन्स को जनरेट करता है। ठीक है बेटा, इसको यहीं पे रोकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट structure and morphology of the nephron, urinary system of man, types of nephron। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं बेटा, या आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं, काइंडली मुझे ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।